सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका 1 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं उड़ान का सपना, अभिव्यक्ति का हक, फिर गहराता जल संकट, बढ़ती मुश्किलें। कुछ अरसे से महंगे हवाई किराए को लेकर विभिन्न स्तरों पर चिंता जताई जा रही है। विभिन्न स्तरों पर जब भी ये बात मुद्दा उठता है, सरकार अपनी उड़ान योजना का नारा हवाई चप्पल वालों की हवाई यात्रा जोर शोर से दोहराने लगती है। विपक्ष जवाब देती है कि हवाई चप्पल में हवाई जहाज ये सब हवाबाजी है। दावा प्रतिवाद प्रतिदावों के शोर में आम आदमी का हवाई जहाज में उड़ना का सपना टूट रहा है। दरअसल विमान कंपनियों को मांग आधारित किराया प्रणाली लागू करने की छूट है, जिससे उनको मनमानी करने में सुविधा हो रही है। देखिए डायनामिक प्राइसिंग, ये जो प्रोसीजर है डायनामिक प्राइसिंग का, एयरलाइंस कंपनी इसका बहुत बढ़िया से मौज उठा रही हैं। सरकार को लेकर जब भी ये मुद्दा उठाया जाता है, वो अपनी उड़ान योजना का एक पूरा जो मिशन था अफोर्डेबल ट्रैवल का, उसका सपना दिखाना शुरू कर देती हैं। मगर रियलिटी में डायनामिक प्राइसिंग आज के लिए बहुत बड़ी कंसर्न है। एयरलाइन कंपनीज खुले में लूट रही हैं। सरकार कहती है कि टिकटों की कीमत की ऊपरी सीमा तय की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हवाई सेवाओं में निजी कंपनियों को इसलिए प्रवेश दिया गया था कि उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कीमत कम होगी और लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। कुछ अरसे तक ऐसा हुआ भी, लेकिन कोरोना काल के बाद राहत देने के मकसद से सरकार ने विमान कंपनियों को टिकट की दरों में कुछ बढ़ोतरी की इजाज़त दे दी है। राहत दाम के बढ़ोतरी 45% तक की बढ़ोतरी हो गई है। देखिए बिल्कुल अनरेगुलेटेड एयरफेयर प्राइसेस बढ़ा देती है ये एयरलाइन कंपनीज। प्रमुख त्योहारों के समय, शादियों के मौसम में या छुट्टियों के दौरान कहीं जाने वालों से मुनाफाखोरी होने पर भी नागर विमान मंत्रालय आंखें मूंद रहा है। नतीजा यह है कि यात्रियों के हितों को नज़रअंदाज करते हुए ज़्यादातर कंपनियां अंतिम समय में बेहिसाब किराया बढ़ा देती हैं। हैरत है कि सरकार ना तो हस्तक्षेप करती है और ना ही कोई दिशा निर्देश जारी करती है। लोकसभा में एक चर्चा है के तहत देश में हवाई यात्रा के किराए के विमान विनयन के लिए उचित उपाय के संदर्भ में ही इन्हीं मसलों पर सवाल उठ रहे हैं। हालात ये है कि मांग आधारित किराए की व्यवस्था में जब 3-4 हज़ार का टिकट 18 या 20 हज़ार का हो जाए, तो हवाई सफ़र असपना ही बनने लगता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सरकार ने एक हाल ही में एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करी थी। इसे कहते हैं एयर फेयर विजिल ऐप। एयर फेयर विजिल ऐप। एयर फेयर विजिल ऐप। अगला है अभिव्यक्ति का हक। किसी भी देश में की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वहाँ अलग अलग विचारों या मत को जाहिर करने के मामले में ऐसी बंदिशें नहीं होती जिसे अभिव्यक्ति के दमन के तौर तौर पर देखा जाए। एक वैचारिक रूप से सशक्त और परिपक्व समाज अपने विवेक के स्तर पर इतना समृद्ध हो जाता है कि वह किसी विचार में मानवीय मूल्यों और संदर्भों को दूरगामी परिचय में देख सके। विडंबना यह है कि विचारों की जिस भिन्नता की बुनियाद पर एक स्वस्थ समाज का सपना साकार हो सकता है, उसी को कई बार सवालों में कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और इस तरह उसका दमन करने की कोशिश की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार फिर से इस प्रवृत्ति को लोकतंत्र और व्यक्ति के सामने चुनौती की तरह देखा और साफ शब्दों में कहा कि अगर विचार और राय व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होगी तो सम्मानजनक जीवन जीना नामुमकिन होगा, जिसकी गारंटी संविधान के तहत दी गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी का अधिकार है। गौरतलब है कि राज्य सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर उत्तेजक गीत के साथ एक संपादित वीडियो पोस्ट करने के लिए गुजरात के जामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप यह था कि गाने के बोल उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। मामले की सुनवाई के बाद कथित भड़काऊ कविता को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि साहित्य जिसमें कविता और नाटक, फिल्में, मंचीय कार्यक्रम जैसे स्टैंड अप, हास्य, तंज और कला शामिल है, जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं। पीठ ने ये अहम टिप्पणी भी की, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष के बाद भी हम इतने कमज़ोर नहीं दिख सकते कि सिर्फ एक कविता, कला या मनोरंजन के किसी भी रूप में प्रदर्शन से समुदायों के बीच
दुश्मनी या घृणा पैदा होने का आरोप लगाया जा सकता है। देखिए, बहुत सही बात है। ज़ाहिर है कि व्यक्ति पर बंदिश के लिए जिस तरह की परिस्थितियाँ रची जाती हैं, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की चुनौतियाँ देखी जा रही हैं, वह देश में लोकतंत्र के लिए आखिरकार नुकसानदेह साबित होंगी और अदालत ने इसी को लेकर अपनी फ़िक्र जताई है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी लोकतंत्र तभी भी ज़्यादा मजबूत बनता है जब उसमें अलग-अलग विचारों के प्रति भिन्न समुदायों के भीतर सहिष्णुता के लिए पर्याप्त जगह होती है। ये भी संविधान सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। देखिए, बिल्कुल हर किसी को अपनी बातें रखना संगीत के रूप में, नाटक के रूप में या भाषण के रूप में पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और संविधान ऐसे विचारों को पनपने की पूरी सुरक्षा भी देता है। अगला सवाल बात की है, गहराता जल संकट बढ़ती मुश्किलें। अमरपाल सिंह वर्मा साहब लिखते हैं, भारत में जल संकट बड़ी समस्या बन चुका है। जल संकट इससे हर साल करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। गर्मियों की आहट के साथ ही ये संकट बढ़ जाता है। गांव से लेकर महानगरों तक पानी के लिए त्राही त्राही मचने लगती है। ये संकट न केवल ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए गंभीर चुनौती है, बल्कि कृषि पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। जाहिर है, अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाया जाए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। पूरी दुनिया में साल दर साल पानी की किल्लत बढ़ रही है। धरती पर जितना पानी उपलब्ध है उसमें सिर्फ 2.5% मीठा पानी है और इसमें से भी मात्रा 1% मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। विश्व की जल संसाधनों को भारत की हिस्सेदारी 4% है। देश में उपलब्ध जल का लगभग 80% कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। कृषि के अलावा बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू ज़रूरतों के लिए जल की उपलब्धता आवश्यक है, मगर ज़रूरत के हिसाब से जल संसाधन सीमित है। पानी के कुशल प्रबंधन से ही सभी को इसकी आपूर्ति संभव है। देखिए, पानी के ऊपर, जल स्रोतों के ऊपर बहुत ही मानव भार बढ़ चुका है। उनका समय रहते प्रबंधन पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही आवश्यक बन चुका है। वर्ष 19 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 60 करोड़ से अधिक आबादी पानी की गंभीर किल्लत झेल रही है और वर्ष लगभग 2 लाख लोग असुरक्षित जल पीने के से मर जाते हैं। 75% आबादी को पीने का पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता है और ये संकट आने वाले समय में और बढ़ेगा ही। देश में जल संकट गहराने के कई कारण हैं। हमें पता है कि पानी सीमित है, फिर भी उसे बूंद बूंद बचाने के बजाय हम उसे व्यर्थ बहा रहे हैं। देश की तेज़ी से बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन जल संसाधनों को उतनी ही अधिक तेज़ी से क्षय हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा भूजल निकालने वाला देश है। कृषि, उद्योग और घरेलू उत्पाद के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। हम सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा करते हैं। वैसे अधिकतर इलाकों में नाइट्रेट का स्तर बहुत अधिक है। ये रासायनिक प्रदूषण पर्यावरणीय समस्याओं पैदा करता है। इससे खासकर छोटे बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा में देखिए, पानी संबंधित बहुत सी बीमारियां भी हैं। इससे ज़्यादा नाइट्रेट्स होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा टाइफाइड से लेकर बहुत बीमारियां जुड़ी हुई हैं जो कि अनट्रीटेड वाटर से होती हैं। देश में सदियों से जल संरक्षण के लिए पारंपरिक तरीके इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जो आज भी प्रासंगिक और कारगर हैं। तालाब, बावड़ियों और कुंड जैसी जल संरचनाओं वर्षा जल को संचित करने में हमेशा मददगार रही हैं। हमारे यहाँ वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई झीलों और तालाबों ग्रामीण जल आपूर्ति का आधार रहे हैं। देश के सभी क्षेत्रों में लोगों ने जल संरक्षण के कोई न कोई उपाय विकसित किए। आज बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण की पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों को एक साथ अपनाने की ज़रूरत है। देश में जल संचय के प्रभावी साधन के तौर पर स्वीकार किए गए कुओं, बावड़ियों, तालाबों, जोहड़ों और झीलों की फिक्र करना हमने छोड़ दिया है। भारत में जल संकट की गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इसे हल करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। इसके लिए वर्षा जल संचय को बढ़ावा देना जाना चाहिए ताकि बारिश का पानी व्यर्थ ना जाए और भूजल स्तर बढ़े। बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई जैसी कृषि तकनीकों को अपना कर पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है।
शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक और घरेलू जल का पुनः उपयोग करने के लिए जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य किया जाना चाहिए। जल संकट के समाधान के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए नमामि गंगे योजना के तहत काम किया जा रहा है। भूजल स्तर में सुधार के लिए अटल भूजल योजना में देश भर में काम किया जा रहा है। हाल में सरकार ने लोकसभा से बताया कि वह 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में जल संकट से ग्रस्त क्षेत्रों में अटल भूजल योजना, यहाँ पे अटल भूजल योजना का जिक्र हो रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सरकार के प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन ये काम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जल संकट का समाधान तभी हो सकता है जब आम आदमी भी पहल करे। सरकार कई बार कह चुकी है कि देश में पानी की कमी नहीं है, पर भी पानी का प्रबंधन एक बड़ा मसला अपने आप में आज भी बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया संपादकीय। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत की खबरों की ओर। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। वे भाग लेने थाईलैंड जाएंगे ओली। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक के नेशन स्टेट्स कौन से हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। बिम्स्टेक कब फॉर्म हुआ था, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, बिम्स्टेक जो आपका 1997 में फॉर्म हुआ था। इसके नेशन स्टेट्स हैं आपके श्रीलंका, जो कि साउथ एशिया में, मगर इसका पार्टिसिपेशन फिर भी है। जबकि ये बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे नेशंस जो हैं आपके, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब हैं। इसके अलावा श्रीलंका जो है, ये हालांकि साउथ एशिया में आता है, मगर फिर भी इसका मतलब कि और सदर्न रीजन में आता है, मगर फिर भी इसका मेंबर रखा गया है ऐसी दोस्ती के लिए। बाकी इसके बारे में आप और पढ़िएगा कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे ये देश मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।